यह क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी है। वीडियो के नीचे परीक्षा ऐप का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट सीरीज लेने के लिए मुकेश G50 कोड का प्रयोग करके आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर डाउनलोड करो। सबको राम राम, मेरा नाम रवि। आज करते हम राष्ट्रपति का दूसरा पार्ट। एक पार्ट हमारा पहले आ चुका है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां जाकर पहले पार्ट को देखो, फिर इस पार्ट को देखना। आपको प्लेलिस्ट में इनकी वीडियो भी मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरू राष्ट्रपति के बारे में। देखो, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, आर्टिकल 56 पढ़ लिया था। हमने पिछली क्लास में आर्टिकल 56 पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 57। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में क्या है, पुनः निर्वाचन। क्या है, पुनः निर्वाचन। देखो, हमने पिछली क्लास में आर्टिकल 56 पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में क्या है, पुनः निर्वाचन है। इसमें क्या है कि भारत का नागरिक जितनी बार चाहे उतनी ही बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति बन सकता है, इस पर कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट। देखो, भारत का नागरिक जितनी बार चाहे उतनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल 57 ये कहता है, इस पर कोई लिमिट नहीं है। देखो, अमेरिका का नागरिक जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ये बन सकता है केवल 2 बार। ये बन सकता है केवल 2 बार। अमेरिका का नागरिक केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत का कितनी बार बनो, मन मर्जी। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 देखो, आर्टिकल 58 क्या कहता है। आर्टिकल 58 क्या कहता है, ये कहता है योग्यताएं। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अगर आपको भारत का नागरिक बनना है, आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी जरूरी है। देखो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन नहीं है, दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। 5वां पॉइंट है कि उम्र कितनी होनी चाहिए, उम्र 35 साल। देखो, आर्टिकल 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति बनना है, योग्यताएं क्या होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चौथी बात, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, और उम्र 35 साल होनी चाहिए। एक बात आप क्या समझे कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। आप इस बात से क्या समझे, आपके पास ऑप्शन है। देखो, वह है भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप इस बात को समझे कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तो मैं आपको कुछ पॉइंट देता हूँ।
उनको बताना आप क्या समझे, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, वह भारत का नागरिक होना चाहिए 15 सालों से वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, मूल रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। देखो मोहित मरकड़ में से निकाल दे। देखो ऑप्शन आपके पास, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है 15 सालों से वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है मूल रूप से वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, इनमें से कोई नहीं। आप किस पर टिक करोगे? देखो आपने टिक करना है पहले ऑप्शन पर कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह 15 सालों से भारत का नागरिक है, मूल रूप से वह भारत का नागरिक है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए बस। इसमें क्या लिखा हुआ है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आप इस बात से क्या समझे? आप इस बात से समझे कि सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। आप इस बात से ये समझे सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। लेकिन अनुच्छेद 58 क्या कहता है? अनुच्छेद 58, देखो अनुच्छेद 58 क्या कहता है कि ये कहता है, अनुच्छेद 58 ने ये कहा कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और मंत्री का पद देखो आर्टिकल 58 ये कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और मंत्री का पद लाभ का पद नहीं है, लाभ का पद नहीं है, बाकी लाभ के पद हो सकते हैं। आर्टिकल 58 क्या कहता है? आर्टिकल 58 कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति और मंत्री का पद लाभ का पद नहीं है, लेकिन बाकी पद जितने बच गए वो लाभ के पद हो सकते हैं। आर्टिकल 58 हमें बस इतनी ही जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति की शर्तें। आर्टिकल 58 देखो, आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या क्या हैं? राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या हैं वो देखो। क्या शर्तें इसकी? वो शर्तें हैं, कोई भी नागरिक संसद विधानमंडल का सदस्य रहते हुए राष्ट्रपति नहीं बन सकता। कोई भी संसद का और विधानमंडल का सदस्य होते हुए देखो, कोई भी नागरिक संसद का या विधानमंडल का सदस्य होते हुए राष्ट्रपति नहीं बन सकता। आपके मन में एक प्रश्न उठा कि सर बन गया तो
बन गया तो क्या होगा, बन गया तो क्या होगा, पहले का पद मतलब पूर्व का पद खाली मान लिया जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा। देखो, कोई भी नागरिक संसद या विधानमंडल का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अगर बन गया तो पहले का पद या पूर्व का पद रिक्त मान लिया जाएगा। अगली शर्तें क्या हैं? अगली शर्तें ये है, राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए, अपने पद पर रहते हुए उनकी शक्तियों में और उनके वेतन भत्ते में कोई भी कटौती नहीं होगी। राष्ट्रपति के अपने पद पर रहते हुए उनकी शक्तियों में, उनके भत्ते में कोई कटौती नहीं होगी, कोई कटौती नहीं होगी। राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति बनने के लिए 50 अनुमोदकों और प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है। देखो, राष्ट्रपति बनने के लिए 50 प्रस्तावकों और अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये है कि आपके पास 50 तो सांसद और 50 एमएलए होने चाहिए अगर आपको राष्ट्रपति बनना है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल सेट क्या कहता है? आर्टिकल 60 आर्टिकल 60 क्या कहता है? आर्टिकल 60 कहता है शपथ, कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वो दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। अगली बात कि राष्ट्रपति शपथ लेता किसकी है? आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि राष्ट्रपति शपथ लेता किसकी है? वो किसकी लेता है? संविधान के संरक्षण की या रक्षा की। देखो, राष्ट्रपति शपथ लेता किसकी है? संविधान के संरक्षण और रक्षा की। दिलवाता कौन है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब हम अगली बात करेंगे आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में क्या है? आर्टिकल 61 में क्या है? आप सभी को पता होगा आर्टिकल 61 में क्या है? वो सभी को पता है महाभियोग। अगर राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया लगा दो, राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। देखो, महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। महाभियोग की प्रश्न ये है कि महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है किस किस को हटाया जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है कैग और चौथा ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। देखो, प्रश्न ये है, महाभियोग की प्रक्रिया से किन किन को हटाया जाता है? महाभियोग की प्रक्रिया से किन किन को हटाया जाता है? राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को, या कैग को, या नन, इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रपति।
महाभियोग की प्रक्रिया से ओनली राष्ट्रपति को हटाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया से केवल राष्ट्रपति को हटाया जाता है और किसी को नहीं हटाया जाता, और किसी को नहीं हटाया जाता। लेकिन आर्टिकल 56 में अब हम बात करेंगे आर्टिकल 56 की। आर्टिकल 56 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 56 में सिर्फ एक बात लिखी हुई है। आर्टिकल 56 में सिर्फ एक बात लिखी हुई है कि हम समय से पहले राष्ट्रपति को महाभियोग से हटा सकते हैं। आर्टिकल 56 में ये बात लिखी हुई है कि हम राष्ट्रपति को समय से पहले हटा सकते हैं, समय से पहले हटा सकते हैं महाभियोग से। ये आर्टिकल 56 में लिखा हुआ है। लेकिन आप कहोगे सर आपने बताया था कि आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। देखो आर्टिकल 61 में क्या है? आर्टिकल 61 में क्या है कि राष्ट्रपति को हटाना कैसे है, हटाना कैसे है, इसकी पूरी प्रक्रिया, इसकी पूरी प्रोसेस। देखो आर्टिकल 61 में है कि राष्ट्रपति को हटाना कैसे है, इसकी पूरी प्रोसेस है आर्टिकल 61 में लिखी हुई है। सिर्फ एक लाइन ये लिखी हुई है कि ये लिखी हुई है कि राष्ट्रपति को समय से पहले अपने पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 56 में बस इतना लिखा हुआ है। आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को हटाना कैसे है, इसकी पूरी प्रक्रिया आर्टिकल 61 में लिखी हुई है। एग्जामिनर प्रश्न ऐसे पूछता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 61 में। किस प्रक्रिया में बोला उन्होंने? अगर ये पूछ ले कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाता है, महाभियोग से हटाया जाता है आर्टिकल 56 में, महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, देखो कि राष्ट्रपति को हटाने महाभियोग का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में लाना है? महाभियोग का प्रस्ताव हम किस सदन में ला सकते हैं? किस सदन में ला सकते हैं? हम दोनों में ला सकते हैं, दोनों में। पहले हम किसी भी सदन में पहले ला सकते हैं। देखो महाभियोग का प्रस्ताव हम सबसे पहले कहाँ पर लेकर जाते हैं? कहाँ पर लेकर जाते हैं? दोनों में हम सबसे पहले किसी में भी पहले लेकर जा सकते हैं, किसी में भी पहले लेकर जा सकते हैं, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। आपकी मर्जी है, पहले इसमें ले जाओ या पहले लोकसभा में ले जाओ या राज्यसभा में, आपकी मर्जी है। दोनों में हम पहले लेकर जा सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आप राज्यसभा में या लोकसभा में लेकर जा रहे हो तो कुल सदस्यों का 1/4 कुल सदस्यों का 1/4 उपस्थित होना जरूरी है। देखो अगर आप लोकसभा में या राज्यसभा में प्रस्ताव लेकर जा रहे हो तो कुल सदस्यों का 1/4 उपस्थित होना जरूरी है। अगर आप लोकसभा में लेकर जा रहे हो तो 543 का 1/4 उपस्थित होना जरूरी है। अगर आप राज्यसभा में लेकर जा रहे हो तो 243 का 1/4 उपस्थित होना जरूरी है। देखो होना जरूरी है। अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना जरूरी है। देखो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना जरूरी है कि हम तुम पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा रहे हैं। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना जरूरी है। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि हम 14 दिन पहले ही क्यों बताते हैं? 14 ही दिन पहले क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं ताकि राष्ट्रपति अपने बचाव में कुछ कह सके। आप कहोगे सर राष्ट्रपति पर आरोप कौन सा लगता है?
राष्ट्रपति पर आरोप कौन सा लगता है? राष्ट्रपति पर आरोप लगता है संविधान के उल्लंघन का, संविधान के उल्लंघन। देखो, राष्ट्रपति पर आरोप लगता है संविधान के उल्लंघन का, यह संविधान का उल्लंघन करता है। तब हम इस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा सकते हैं। अगली बात देखो, अगर हम प्रस्ताव को लोकसभा में या राज्यसभा में लेकर जा रहे हैं, राज्यसभा में या लोकसभा में लेकर जा रहे हैं, और लोकसभा और राज्यसभा दो तिहाई, देखो अगर राज्यसभा भी 2/3 से और राज्यसभा भी 2/3 से, लोकसभा भी 2/3 से बहुमत पारित कर दे, बहुमत पारित कर दे तो राष्ट्रपति हट जाएगा, तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। बहुमत पारित कर दे कुल का बहुमत पारित कर दे, कुल का बहुमत पारित कर दे। अगर आपसे किसी और का पूछ ले तो वो उपस्थित का लगा देना। देखो, राष्ट्रपति के केस में बहुमत पारित होगा कुल का, अगर और किसी का पूछ ले तो बहुमत पारित होगा उपस्थित का, वो होगा उपस्थित का। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है कि महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली गई है? हमने ली है अमेरिका से। कहाँ से ली है साहब? हमने ली है अमेरिका से। देखो, महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली है? वो ली है अमेरिका से। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। अगला प्रश्न, महाभियोग की प्रक्रिया में महाभियोग की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर डबल स्टार लगा लियो। या अपने दिल के किसी कोने में इसको छुपा लेना, वहाँ छुपा लेना जहाँ पर आपने किसी और को छुपा रखा है। महाभियोग की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। देखो, महाभियोग की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, चुनाव में भाग नहीं लेते। देखो, विधानसभा के सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। और महाभियोग की प्रक्रिया में महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। देखो, विधानसभा के सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। महाभियोग की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन चुनाव में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति दोनों प्रश्न क्या है कि महाभियोग पर अगर महाभियोग चल रहा है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठकें नहीं बुला सकता। देखो, महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति संयुक्त बैठकें नहीं बुला सकता। मान लो महाभियोग अब चला हुआ है, ये तो है नहीं कि महाभियोग यही कुछ 2 या 3 दिन चलेगा।
महाभियोग की प्रक्रिया महीनों महीनों तक चल सकती है, महीनों महीनों तक चल सकती है। क्या पता ये 6 महीने भी चल जाए, क्या पता महाभियोग की प्रक्रिया 6 महीने भी चल जाए। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति कार्य तो करेगा, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति काम तो करेगा। एग्जाम में इसी काम पर एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य वैध होते हैं अवैध। देखो एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है, महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य वैध होते हैं अवैध? वो होते हैं वैध। देखो, और महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति के शक्तियों में और उसके भत्तों में कोई भी कटौती नहीं होगी। शक्तियों में भत्तों में कोई कटौती नहीं होगी भाई। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। देखो 2 शक्तियां कौन कौन सी है? वो है राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। शक्तियां देखो, एक तो है सामान्य और दूसरी है आपातकालीन। देखो सामान्य में है 4 और आपातकालीन में 3 शक्तियां। आपातकालीन में 3 है, 3 अनुच्छेद हैं और सामान्य में 4 भागों में बांटी गई है सामान्य को। आपातकालीन में कौन कौन से बांटा गया है? देखो आर्टिकल 352 आता है, आर्टिकल 356 आता है, आर्टिकल 360 आता है आपातकालीन शक्तियों में। और सामान्य में 4 है, कार्यपालिका की शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति, विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की वित्त शक्ति और राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। देखो राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ 4 भागों में बांटी गई है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति, विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। अगर आपसे केंद्र की कोई भी नियुक्ति पूछ ले, अगर आपसे कोई भी केंद्र की नियुक्ति पूछ ले तो कार्यपालिका की शक्ति होगी। अगर आपसे संसद से जुड़ा कोई भी कार्य पूछ ले वो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति होगी। या वित्त से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ ले वो वित्त शक्ति होगी। मतलब धन विधेयक के बारे में पूछ ले तो राष्ट्रपति की वित्त शक्ति होगी। और न्याय, आप सबको पता है न्याय के बारे में पूछ ले आपसे कोई प्रश्न तो वो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति होगी। अब हम बात करेंगे सामान्य शक्तियों की। पहला कार्यपालिका की शक्ति। उससे पहले एक प्रश्न बनता है कि एग्जामिनर इनसे किस प्रकार प्रश्न पूछेगा। देखो राष्ट्रपति, प्रश्न ये है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। प्रश्न ये है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, यह राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? आपके पास ऑप्शन चारों है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, यह राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? एग्जामिनर कई बार ऐसे प्रश्न पूछता है। देखो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है,
अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है, आप सबको पता है। आप सबको पता है अध्यादेश से क्या बनते हैं, अध्यादेश से बनते हैं कानून। आप सबको पता है अध्यादेश से बनते हैं कानून, अध्यादेश से बनते हैं कानून। और कानून कहाँ बनते हैं, संसद में। कानून कहाँ बनते हैं, संसद में। और संसद से जुड़ा कोई भी काम कौन सी शक्ति में आता है, विधायी शक्ति में आता है। इसलिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। यह राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, अध्यादेश से बनते हैं कानून। कानून बनते कहाँ हैं, संसद में। संसद से जुड़ा कोई भी काम विधायी शक्ति में आता है। अब हम बात करेंगे सामान्य शक्तियों का पहला पार्ट कि कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति देखो, कार्यपालिका की शक्ति, प्रश्न क्या क्या बनता है, देखो क्या बन सकता है प्रश्न। प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुखिया या प्रधान होता है। देखो राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुखिया व प्रधान होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए, आपको ऑप्शन मिलेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन ए मनोनीत, ऑप्शन बी भी मिलेगा आपको चयनित, ऑप्शन सी नियुक्त, ऑप्शन डी, आपके पास ऑप्शन डी भी है, निर्वाचित। आप क्या लगाओगे, आप बताओ, आप अपने नज़रिए से बताओ, आप इसका आंसर क्या लगाओगे। प्रधानमंत्री होता है, मनोनीत होता है, चयनित होता है, नियुक्त होता है या निर्वाचित होता है, बताओ भाई। प्रधानमंत्री होता नियुक्त, प्रधानमंत्री कभी भी मनोनीत, चयनित या निर्वाचित नहीं होता, नियुक्त होता है। देखो राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में से ही प्रधानमंत्री बनाता है। राष्ट्रपति केंद्र में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाता है। आप सबको पता है राष्ट्रपति केंद्र में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाता है। देखो राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल कई बार में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। किस आर्टिकल के तहत, 75 का पार्ट 1 के तहत। देखो 75 का पार्ट 1 के तहत अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन क्या बनता है। अगला क्वेश्चन ये बनता है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लियो।
ऐसे करके ऐसे। देखो मैंने आपको स्टार लगाना भी बता दिए कि स्टार कैसे लगाने हैं, ऐसे स्टार लगाने वाली। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है। देखो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, सही बात है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आर्टिकल 18 का पहला पार्ट। देखो राष्ट्रपति आर्टिकल 18 का पहला पार्ट के तहत सेना में और शिक्षा में, सेना में और शिक्षा में क्या करता है? उपाधि देता है, शिक्षा में उपाधि देता है। देखो राष्ट्रपति आर्टिकल 18A के तहत सेना और शिक्षा में उपाधि देता है। और किसी में भी राष्ट्रपति कोई उपाधि नहीं देता। सेना को छोड़कर और शिक्षा को छोड़कर, राष्ट्रपति इनको छोड़कर किसी में भी उपाधि नहीं देता। आप सबको पता है, आप सबको पता है मौलिक अधिकार आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों पर रोक है, उपाधियों पर रोक है, या उपाधियों का अंत कर दिया गया है, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। देखो अब मौलिक अधिकार का आर्टिकल 18, मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 18, उपाधियों पर रोक है, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। लेकिन मौलिक अधिकारों का आर्टिकल 18 का पार्ट 1 में राष्ट्रपति शिक्षा और सेना को एक उपाधि देता है, अगला प्रश्न है, देखो राष्ट्रपति, अगली बात है राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों में नियुक्ति करता है किनकी? देखो राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल, राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल, प्रशासक और आयुक्त की नियुक्ति करता है। आप सबको पता है राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य में राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल, प्रशासक और आयुक्त की नियुक्ति करता है। आप सबको पता है। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति केंद्र में विश्वविद्यालय का होता है कुलपति। देखो राष्ट्रपति केंद्र में विश्वविद्यालय का होता है कुलपति, और इन विश्वविद्यालय में नियुक्ति किनकी करता है? उपकुलपति की नियुक्ति करता है, उपकुलपति की। प्रश्न यह बनता है, इसको मैं एक बार कर देता हूं।
प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न यह बनता है राज्यपाल कुलपति होता है, कुलपति होता है। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है, घबराने की जरूरत नहीं है। राज्यपाल कुलपति होता है राज्य में स्थित सभी विश्वविद्यालय का ऑप्शन बी, राज्य में स्थित सभी सरकारी, राज्य में स्थित सभी केवल सरकारी विश्वविद्यालय का राज्य में स्थित सभी निजी विश्वविद्यालय का या राज्य में स्थित सभी विधि प्लस सरकारी विश्वविद्यालय का। बताओ भाई, इबका थारी बारी आएगी, बताओ। राज्यपाल कुलपति होता है राज्य में स्थित सभी विश्वविद्यालय का, सभी केवल सरकारी विश्वविद्यालय का, सभी निजी विश्वविद्यालय का या सभी विधि प्लस सरकारी विश्वविद्यालय का। बताओ भाई, राज्यपाल कुलपति होता है ऑप्शन बी राज्य में स्थित सभी केवल सरकारी विश्वविद्यालय का। उसी प्रकार राष्ट्रपति केंद्र में सरकारी विश्वविद्यालय का राष्ट्रपति केंद्र में सरकारी विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। राष्ट्रपति की जो भूमिका केंद्र में होती है, राष्ट्रपति की भूमिका जो केंद्र में होती है, वही राज्यपाल की भूमिका राज्यों में होती है। तो राज्यपाल राज्यों में केवल सरकारी विश्वविद्यालय का कुलपति होता है, ना कि निजी का, ना कि विधि का, ना कि सभी विश्वविद्यालय का। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। देखो भाई, डबल स्टार लगा ले इसके ऊपर, डबल स्टार, ऐसे करके ऐसे स्टार लगाना है। प्रश्न बनता है, पहला तो ये था, ये बनेगा दूसरा। देखो, ये बनेगा राष्ट्रपति नहीं, प्रश्न ये बनेगा विधि विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। बताओ भाई, विधि विश्वविद्यालय का कुलपति होता है कौन? ऑप्शन मिलेंगे आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, राष्ट्रपति, ऑप्शन बी, आपके पास ऑप्शन बी भी है, वो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी भी आपके पास कैग, और ऑप्शन डी भी है आपके पास, वो है नन। देखो भाई, विधि विश्वविद्यालय का कुलपति होता है कौन? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, कैग या नन। हमने बचपन से एक ही धारणा बना रखी है कि कुलपति कौन होगा? हमेशा राष्ट्रपति होगा। विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होगा? हमेशा राष्ट्रपति होगा। लेकिन एग्जामिनर ने पूछ लिया कि विधि विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होगा, लेकिन हमने एक धारणा बना रखी है कि विश्वविद्यालय का कुलपति राष्ट्रपति होता है।
ये बात आपकी सत्य है, ये बात आपकी सत्य है कि विश्वविद्यालय का कुलपति होता राष्ट्रपति, वो भी सरकारी विश्वविद्यालय का कुलपति होता राष्ट्रपति, लेकिन विधि विश्वविद्यालय का कुलपति होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन विधि विश्वविद्यालय का कुलपति होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। स्क्रीनशॉट ले लियो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो इसका। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, राष्ट्रपति विदेशी राष्ट्रों में राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है। उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति विदेशी राष्ट्रों में राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है। आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि उस देश का, उस विदेशी राष्ट्र का राजदूत वो नियुक्त हो गया है या उस विदेशी राष्ट्र का वो उच्चायुक्त नियुक्त हो गया है। आपके मन में एक प्रश्न हमेशा बना रहता होगा कि कई विदेशी राष्ट्रों में राजदूत नियुक्त होते हैं और कई विदेशी राष्ट्रों में उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं। ऐसा क्यों? इनमें अंतर क्या होता है? इनमें अंतर होता है एक हल्का सा अंतर। इनमें अंतर होता है एक हल्का सा अंतर। आप कहोगे सर क्या हल्का सा अंतर होता है? तो बताओ हल्का सा अंतर वो कौन सा है? हल्का सा अंतर वो कौन सा है? देखो, उच्चायुक्त वहाँ नियुक्त होते हैं, विदेशी राष्ट्रों में उच्चायुक्त वहाँ नियुक्त होते हैं जो औपनिवेशिक प्लस राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। आपके मन में फिर डाउट आ गया। आपके मन में फिर से डाउट आ गया कि सर औपनिवेशिक क्या होते हैं ये तो बताओ। औपनिवेशिक क्या होते हैं ये तो बताओ। उच्चायुक्त वहाँ नियुक्त होते हैं जो औपनिवेशिक प्लस राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। औपनिवेशिक का मतलब है जो विदेशी राष्ट्र पहले ब्रिटेन के गुलाम थे, वो विदेशी राष्ट्र जो पहले ब्रिटेन के गुलाम थे और राजदूत वहाँ नियुक्त होते हैं जो पहले औपनिवेशिक प्लस राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं थे, ये वहाँ नियुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या बन सकता है? देखो, अगला प्रश्न ये बनेगा, महान्यायवादी और कैग की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति ही महान्यायवादी और कैग की नियुक्ति करता है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद।